तो छात्र पीड़ित तो हैं पूरे देश में, मतलब अभद्र भाषा का भी हमारे लिए प्रयोग किया जाता है। तो एक सिंडिकेट है कि 55 साल की नगर पंचायत जो थी किस जर्जर अवस्था में थी, कितना विकास हुआ और 5 साल में हमने क्या किया। मेरी चिंताएं ज़्यादा बढ़ गई कि 55 साल की खस्ताहाल नगर पंचायत जो हमें मिली है उसको कैसे मैं उसकी जिम्मेदारी को निभाऊंगा। और नालों का कार्य चल रहा है, जो हमारी अच्छी सड़कें और गलियां थीं वो भी जर्जर हो गई, जो जल निगम के द्वारा कार्य किया जा रहा है। युवाओं और महिलाओं को लेकर नगर पंचायत स्तर पर क्या पहल की जा रही है? तो युवाओं के दर्द को मैं जानता हूँ, छात्रों के दर्द को मैं जानता हूँ कि नगर पंचायत के हर घर में मेरा मोबाइल नंबर है और कभी मैं मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करता, एक ही नंबर है, कभी मैंने मोबाइल नंबर नहीं बदला। नमस्कार, मैं हूं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे व्यक्तित्व जो अपने आप में सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक विचारधारा है, जिनको आम जनता की सेवा के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता, जो कहते हैं कि जन सेवा ही उनका एकमात्र लक्ष्य है, उद्देश्य है। तो आइए मिलते हैं प्रसिद्ध समाज सेवी और नगर पंचायत फतेहपुर बाराबंकी के चेयरमैन इरशाद अहमद कमर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका। इरशाद जी, आप हमेशा समाज सेवा के लिए आतुर रहते हैं, प्रेरणा क्या है? देखिए, समाज सेवा चूँकि ये हमको जन्म से मिली, हमारे दादा और हमारे पिताजी उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में लगा दिया और जो ज़मीन से नीचे के तबके के लोग जो थे उनको ऊपर लाने और उनको समाज से जोड़ने का प्रयास हमेशा किया। अब मैं उसी रास्ते पर चलने का अपना प्रयास कर रहा हूँ और ऊपर वाला चाहेगा तो उसमें कामयाबी मिलेगी। इस जन सेवा के आधार पर ही आपको ये पद मिला, आपको अध्यक्ष बनाया गया। कैसा महसूस हुआ था उस वक्त आपको? मैं 2012 में पहली बार चुनाव लड़ा था और रनर था, बहुत कम वोटों से चुनाव हारा था। और हमारी नगर पंचायत फतेहपुर, जहां 55 वर्ष तक की एक ही परिवार में चेयरमैनी रही, उसके बाद उस परिवार के बाद अगर चेयरमैनी बाहर आई है तो मैं पहला चेयरमैन हूँ। तो मुझको खुशी से ज़्यादा मेरी चिंताएं ज़्यादा बढ़ गई कि 55 साल की खस्ताहाल नगर पंचायत जो हमें मिली है उसको कैसे मैं उसकी जिम्मेदारी को निभाऊंगा और नगर पंचायत में फैले भ्रष्टाचार को कैसे ख़त्म करूंगा। ये बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने थी, तो उन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और विकास की राह पे बहुत तेज़ी से नगर पंचायत फतेहपुर आगे बढ़ रही है। चेयरमैन बनने के बाद आपकी सबसे बड़ी और सबसे पहली प्राथमिकता क्या रही? जल निकासी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, क्योंकि हमारे यहाँ जल भराव की एक बहुत बड़ी समस्या थी और जो नालों की बहुत कमी थी। तो मैंने सबसे पहले फतेहपुर में अपनी नगर पंचायत में चारों तरफ नालों का जाल बिछाने का काम किया है। अभी कुछ कमियां रह गई हैं, तो कुछ नाले जो जल निकासी की योजना सरकार द्वारा, शासन द्वारा जिसका फंड मिलता है, तो उस पर आगे भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि लगभग 1.25 साल अभी हमारे पास समय है, तो जो बचे हुए नाले हैं उन नालों को भी मैं बनवाने का प्रयास करूंगा ताकि जल निकासी की समस्या फतेहपुर से समाप्त हो जाए। आपने अभी कहा था कि आपके चेयरमैन बनने के बाद ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि इस खस्ताहाल नगर पंचायत को कैसे चुस्त दुरुस्त किया जाए। तो आपके फतेहपुर नगर पंचायत में अब तक कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं आपके चेयरमैन बनने के बाद से? मैंने चारों तरफ नालों का जाल बिछा दिया है और नालों का कार्य चल रहा है। कुछ पे ठेकेदारों ने अभी कार्य टेंडर हो चुके हैं लेकिन कार्य नहीं शुरू किया है, वो भी कार्य शीघ्र शुरू हो जाएगा। उसके अलावा हमारी प्राथमिकता ये है कि नगर पंचायत के हर वार्ड में मैं लाइट, जो स्ट्रीट लाइट नगर पंचायत द्वारा पहुंचाई जाती है, वो स्ट्रीट लाइट हर वार्ड में पहुंचा दूं। उसके अलावा हमारे यहाँ गौशाला बन रही है, अंत्येष्टि स्थल बन रहा है, हमारे यहाँ बहुउद्देशीय भवन बन रहा है, हमारे यहाँ
मिनी स्टेडियम का प्रस्ताव जा चुका है और शीघ्र ही जगह चिन्हित की जा चुकी है, जगह अलॉट हो चुकी है। गाटा संख्या जो भी थी वो खेल के मैदान के नाम से दर्ज भी हो चुकी हैं सरकारी गजट में। शासन में फाइल पेंडिंग है और शीघ्र ही उम्मीद है कि 2 से 3 महीने के अंदर वो भी प्रपोजल मंजूर हो जाएगा, तो एक बड़ा मिनी स्टेडियम हमारे यहाँ हो जाएगा। और हम बच्चों के लिए एक चिल्ड्रन पार्क और एक और पार्क, ये हमारी प्राथमिकता है। उसके अलावा जो जर्जर सड़कें हैं, चूँकि भारत सरकार की एक जो योजना चल रही है हर घर जल और जल में नल और नल में जल, उसकी जो पाइपलाइन डाली जा रही है, तो लगभग 2 साल से जो हमारी अच्छी सड़कें और गलियां थी वो भी जर्जर हो गई। जो जल निगम के द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो उसमें बहुत सी हमारी सड़कें और हमारी गलियां डैमेज हो गई, जिससे जनता को बहुत परेशानी। हम उन गलियों को भी टेंडर में ले रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम अपना कार्यकाल पूरा करते करते पूरी नगर पंचायत की एक एक गली को साफ़ सुथरा और स्वच्छ बनाने का कार्य करेंगे। युवाओं और महिलाओं को लेकर नगर पंचायत स्तर पर क्या पहल की जा रही है? देखिए, युवाओं, चूँकि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आया हूँ और मैं यहीं लखनऊ के एक बहुत बड़े महाविद्यालय CIPG कॉलेज छात्र संघ का 1993 में छात्र संघ का पदाधिकारी रहा हूँ, तो युवाओं के दर्द को मैं जानता हूँ, छात्रों के दर्द को मैं जानता हूँ। और जहाँ तक महिलाओं की बात है, तो जो ग्रामीण एरिया है तो वहाँ महिलाओं को परेशानी तो बहुत है। हमने जो गरीबी देखी है तो गरीबों के दर्द को भी जानते हैं। और ये हमारा 3 साल का कार्यकाल हमारा पूरा हुआ और तीन कैंप, हम मेडिकल कैंप, आई कैंप लगवा चुके हैं। और हर कैंप में हर वर्ष, पहले वर्ष में 52 ऑपरेशन फ्री, और जिन लोगों को ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं थी तो उनको जो चश्मा या दवा की आवश्यकता थी वो भी फ्री। इस तरीके से फिर दूसरे वर्ष 55 लोगों का ऑपरेशन हुआ, महिला और पुरुष का। और पिछले वर्ष जो हमने कैंप लगवाया था तो उसमें 62 लोगों का ऑपरेशन हुआ और करीब 250-300 लोगों को चश्मे और दवा मुफ्त दी गई। अभी मैंने जो है ये इसी 14 तारीख को पिछली एक मेडिकल कैंप लगवाया था, जिसमें चरक मेडिकल कॉलेज के द्वारा हमारा कांटेक्ट हुआ था, मेडिकल कैंप लगवाया और उनको मेडिकल कैंप वालों को हमने गेस्ट हाउस और पूरी सारी सुविधाएं दी। और उसमें भी कैंसर के मरीजों को, ख़ास तौर से कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर उसमें बुलाए गए थे और उसमें मरीजों को देखा गया। लगभग 300 के करीब मरीज देखे गए और 5-5 दिन की दवा मुफ्त दिलवाई। और जिनको और आगे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो जिनके पास आयुष्मान कार्ड है उनको तो वो लाभ मिल जाएगा, और जिनके पास नहीं है तो मैंने उनसे ये कहा है कि आप अपना एस्टीमेट हॉस्पिटल से बनवा के दीजिए। मैं जो सरकारी कोष उत्तर प्रदेश सरकार का है, मुख्यमंत्री जी का, मैं कहीं से भी प्रयास करके वहाँ से आपको अनुदान दिलवाऊंगा और आप लोगों का ऑपरेशन या इलाज जो भी संभव होगा वो कराया जाएगा। मान लीजिए आपकी नगर पंचायत में किसी जनता की कोई समस्या आती है, मान लीजिए कोई आया, कहा साहब यहाँ जल निकासी की व्यवस्था है, साहब यहाँ रोड नहीं, क्योंकि अक्सर हम ऐसे वीडियो देखते हैं जहाँ गाँव में सड़कें नहीं हैं, लोग इलाज कराने के लिए परेशान रहते हैं। तो अगर ऐसी समस्याएं आपके सामने आती हैं तो किस तरीके से उसका समाधान होता है? हमारी नगर पंचायत में शायद मैं एक पहला ऐसा चेयरमैन हूँ कि नगर पंचायत के हर घर में मेरा मोबाइल नंबर है और कभी मैं मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करता। एक ही नंबर है, कभी मैंने मोबाइल नंबर नहीं बदला। और रात के 2 बजे भी अगर फ़ोन आता है, 3 बजे भी रात के फ़ोन आता है तो मैं फ़ोन उठाता हूँ। अगर किसी वजह से फ़ोन मेरा नहीं उठा, चार्जिंग वगैरह पे लगा है, तो जितनी कॉल उस वक्त आती है मैं सब पे पलट के फ़ोन करता हूँ। और 4 से 5 घंटे में नगर पंचायत कार्यालय में डेली बैठता हूँ, सुबह घर पे बैठता हूँ। और जो समस्या बहुत 50% समस्याएं जो छोटी मोटी लोगों की होती हैं वो तो मैं फ़ोन ही पे ही हल करा देता हूँ। और उसके बाद जो गंभीर समस्याएं होती हैं
तो उसके लिए मैं पूरा प्रयास करता हूं और पूरी तरीके से जनता के बीच में रहने का प्रयास करता हूं। आने वाले समय में फतेहपुर के लिए आपकी सबसे बड़ी कौन विकास योजना क्या होगी? हमारा सबसे बड़ा जो एक सपना है, वो सपना है एक खेल का मैदान। चूँकि हमारी नगर पंचायत बाराबंकी जनपद की सबसे बड़ी नगर पंचायत है। एक खेल का मैदान जिसमें लगभग 75% हम कामयाब हो चुके हैं। मिनी स्टेडियम के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रपोजल है और उम्मीद है 2 से 3 महीने में वो हमारा प्रस्ताव पास हो जाएगा और सरकार द्वारा फंड रिलीज हो जाएगा। और दूसरा सपना हमारा ये है कि एक पार्क, जिसमें चूँकि डायबिटीज के पेशेंट बहुत हैं और महिलाएं मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाती हैं कुछ पर्दे में या कुछ किसी वजह से, जेंट्स तो सड़कों पे भी टहल लेते हैं। बिल्कुल। तो एक बड़ी पार्क का हमारा सपना है और एक चिल्ड्रन पार्क का। ये 2 हमारे सपने हैं और उम्मीद हमको तो ऊपर वाले से है कि जो बचे हुआ कार्यकाल हमारा है इसी में इस चीज़ को भी मैं पूरा कर लूँगा। आप समय समय पर मेडिकल कैंप आयोजित करवाते हैं और अभी आपने इस बात का जिक्र भी किया था, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य समाज सेवा है कि देखिए जीवन पॉलिटिकल जीवन इंसान का हो या कारोबारी जीवन हो, लेकिन अगर समाज सेवा इंसान में नहीं है तो मैं समझता हूँ वो शख्स इंसान नहीं है। ये तो मानवता के उद्देश्य से हम करते हैं, इसका पॉलिटिकल लाभ हम लेना भी नहीं चाहते हैं। किसी की मदद की जाए तो हमारे धर्म में ये बताया गया है कि एक हाथ से आप मदद करिए और इस तरीके से करिए कि दूसरे हाथ को पता न चले। तो हमारा ये एक धार्मिक वो मान लीजिए सोच या समाज सेवा समझ लीजिए, और मेरा यही उद्देश्य है। मैं बहुत गरीबी के तबके से उठ के आया हूँ और मैं जो अपना कार्यकाल पूरा करना चाहता हूँ तो उसके बाद मैं फतेहपुर की जनता, अपनी नगर पंचायत की जनता के सामने सिर्फ एक ही सवाल रखूँगा कि 55 साल बनाम 5 साल, कि 55 साल की नगर पंचायत जो थी किस जर्जर अवस्था में थी, कितना विकास हुआ और 5 साल में हमने क्या किया। आपके अच्छे काम और निस्वार्थ सेवा के कारण आपके विरोधी भी सक्रिय रहे, कैसे उनसे लोहा लिया आपने? देखिए जाहिर बात है कि 55 साल जिस घराने में चेयरमैनी रही हो और एक बहुत ही गरीब परिवार का और गरीबी से उठकर एक नौजवान आकर चेयरमैन बना, तो चुनौतियाँ तो हमारे सामने हैं। विरोध तो हमारा बड़ी मजबूती से कराया जाता है, बड़ी घेराबंदी होती है, बड़े सोशल मीडिया पे आरोप भी लगाए जाते हैं, हमारे परिवार पे आरोप लगाए जाते हैं, भद्दे शब्दों के आरोप। एक फर्जी सोशल मीडिया पे फेसबुक पे ग्रुप भी बना हुआ है, उस ग्रुप पे मतलब अभद्र भाषा का भी हमारे लिए प्रयोग किया जाता है। तो एक सिंडिकेट है, अब हम नाम नहीं लेना चाहते लेकिन उस सभी को जानते हैं, सभी चेहरों को हम जानते हैं। वो लोग इस तरीके का प्रयास करते हैं, लेकिन जनता सब जानती है, सच्चाई जानती है। छात्रों की अभी बात हुई थी और अभी हाल ही में सीजेपी के द्वारा जो प्रदर्शन हुआ वो हम सब ने देखा। मतलब दिल्ली से लेकर वो देश के अलग अलग राज्यों में वो प्रदर्शन बाइफरकेट हुआ। शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा भी दे दिया, क्या कहेंगे इस पे? देखिए शिक्षा मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया और एक शब्द आया काकरोच। भले ही वो मजाक में कहा गया हो या किस नज़रिए से उस शब्द का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन वो शब्द चूँकि मैं छात्र राजनीति से आता हूँ, तो छात्र पीड़ित तो हैं पूरे देश में। हम लोग का दौर था छात्र संघ चुनाव होते थे, 2004 से छात्र संघ चुनाव बंद हो गए। तो छात्रों में एक दर्द बेरोजगारी का, जहाँ एमए, बीए, बीएससी और बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए बच्चे जो है वो आउटसोर्सिंग पे काम ढूंढते हैं, तो बड़ी तकलीफ़ हमको होती है। और ये दर्द जो है घर घर पहुंच चुका है। शायद सरकार को इस नब्ज को टटोलने में देरी हो गई, वो समझ नहीं पाए और फैसला लेने में देरी हो गई। किसी शायर ने कहा है कि तू इनकलाब की आमद का इंतज़ार न कर, जो हो सके तो खुद ही इनकलाब पैदा कर। तो इन छात्र नौजवानों ने खुद ही इनकलाब पैदा करके सरकार को मजबूर कर दिया कि हाँ सरकार छात्रों, नौजवानों, किसानों से ही चुनी जाती है
और सरकार में बैठे मुखिया, उनको अगर राजा बनाया गया है तो प्रजा ने बनाया है। प्रजा के दर्द को महसूस करना चाहिए और ये महसूस और ये एहसास करा दिया कि छात्र जब जब सड़कों पे आया है तो हिंदुस्तान में इनकलाब आया है, चाहे वो जेपी का आंदोलन रहा हो और यह भी वर्तमान समय में जो आंदोलन हुआ ये भी जेपी के आंदोलन से कम नहीं। और जिन्होंने ये सरकार को एहसास करा दिया कि छात्र सड़कों पे आएगा तो छात्रों का सामना करने में पुलिस की लाठियां कम पड़ जाएंगी, पुलिस की गोलियां कम पड़ जाएंगी। मैं उन छात्रों को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने इतनी हिम्मत से सरकार की कार्रवाई, सख्त कार्रवाई के सामने भी डटे रहे। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं, अपनी बातों को मनवा लिया और इससे सरकार को भी ये एहसास होगा और राजनीतिक दलों को भी एहसास होगा कि छात्रों का उत्पीड़न करना उचित नहीं है। अगर छात्रों का उत्पीड़न किया जाएगा तो इससे बड़े आंदोलन भी आगे हो सकते हैं। बीजेपी के लोग या फिर ये कहें कि जो सीजेपी के समर्थन में नहीं थे, वो ये कह रहे थे कि जो अभिजीत दिपके हैं उनको फंडिंग हो रही है विदेशों से और वो छात्रों को बरगला रहे। मतलब छात्रों की समस्याएं तो थी, पेपर लीक होना एक बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन फिर भी वो लोग ये कह रहे थे कि छात्रों को बरगलाया जा रहा है लोकतांत्रिक तरीके से नहीं बल्कि उग्र होकर अपनी मांगे सरकार से मनवाने का। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि कोई फंडिंग हो रही थी। जब हर घर में दर्द था, हर छात्र, पूरे हिंदुस्तान के हर छात्र जो पढ़ा लिखा छात्र है, जो नीट की तैयारी कर रहा है, जो किसी और चीज़ की तैयारी कर रहा है और 152 परीक्षाएं पेपर लीक हुए, तो ये छोटा दर्द छात्रों के दिलों में नहीं था। एक गरीब परिवार का बच्चा जब नीट की तैयारी करता है और इसी लखनऊ शहर में जब वो कोचिंग में आता है तो ये आपको भी और सभी को पता है कि कितनी फीस देता है और वो एक अपना माइंडसेट कर लेता है कि हम इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और इसमें हमें कामयाबी हासिल करनी है। उसके आगे की दुनिया उसे नहीं पता होती है और जब उस पेपर लीक हो जाता है उसका दिल टूट जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसे ही डिप्रेशन में जाकर 21-22 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। तो ये इमोशनल इशू था। इसमें अंडिंग फंडिंग को तो मैं मानूंगा नहीं कि कोई फंडिंग कर रहा था। लोग, छात्र खुद अपनी मर्जी से गए थे, चूंकि उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, एक नेतृत्व करने वाला कोई सामने आया और छात्रों को लगा कि इसी नेतृत्व के झंडे के तले हमें जाना चाहिए और अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए और उठाई और उनको कामयाबी मिली। बस मेरी समझ और सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद इरशाद अहमद जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और हमारे सवालों के जवाब दिए। उम्मीद है कि आपके वो चुनाव का लाभ फतेहपुर की जनता को मिलेगा और आप नगर पंचायत फतेहपुर में विकास की नई इबारत जरूर लिखेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।